हे हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक यू अगेन ऑन माय चैनल मास्टर जी क्लासेस। तो आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में रहेगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। देखिए, मेन बात ये है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। उसको याद करने का तरीका एक ही है कि आप 3 बार उसको रीड करिए, 2 बार मन में दोहराइए और 1 बार उसको लिख के देखिए। जितना भी आपको याद है आप उसको रिटन वर्क जरूर करिए। 3-2-1 का जो फॉर्मूला है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो मैं कहता हूं कि आपका कोई भी प्रॉब्लम पेपर में नहीं आने वाली। इस साल का जो बोर्ड एग्जाम है वो आप बहुत अच्छे तरीके से देके आओगे और मैं ये श्योरिटी करता हूं कि आप इन सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ रहे हैं। बिकॉज बोर्ड एग्जाम को कुछ ही दिन रह गए हैं। जो काउंटिंग थी वो बहुत एंडिंग पे आ गई है। अब पेपर स्टार्ट होने में ज्यादा दिन नहीं है कि पेपर बहुत जल्दी आने वाले हैं आपके। तो उसी की प्लानिंग में आप सभी लगे होंगे कि हम किस प्रकार किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे और हम उस पेपर के क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम, इट इज कट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। देखिए, एक वायर है हमारे पास जिसकी टोटल रेजिस्टेंस हमें दे रखी है। वो टोटल रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें? वो दे रखी है 24 ओम। कितनी दे रखी है? 24 ओम। इट इज कट इनटू 6 इक्वल पार्ट। तो 6 इक्वल पार्ट में उस वायर को काटा गया। यानी मेरे पास यहां पे एक वायर है, दिस इज अ वायर, ठीक है। तो इस वायर को 6 पीसीज के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये मेरे पास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 में इस वायर को काट दिया है। अब जब इस वायर को काट दिया यानी मेरे पास टोटल इसकी रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है? 24 ओम। तो 24 ओम दे रखे, तो मतलब 6 पार्ट्स में काटा है तो एक एक की कितनी होगी? 4 ओम ईच। तो 4 ओम ईच मेरे पास आ गई है जी इनकी रेजिस्टेंस। अब आगे क्या कहता है? 3 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 3 पार्ट को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं। 3 पार्ट हमारे पास किसमें है? सीरीज में। R1, R2 एंड R3। तो 4 ओम ईच है। डन है जी, ये भी डन हो गया। आगे कहता है 3 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 3 पार्ट को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो 3 पार्ट्स यानी 4 ओम ईच, इनको भी पैरेलल में जोड़ा गया। बोथ कॉम्बिनेशंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू बैटरी। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है, ये दोनों कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्ट है। अगर पैरेलली कनेक्ट है तो मींस ये इस प्रकार कनेक्टेड है इससे, एंड दिस इज द थर्ड वन। तो ये इससे पैरेलल कनेक्ट है और ये दोनों एक बैटरी से, बैटरी का वोल्ट हमें नहीं दे रखा, तो इस प्रकार ये कनेक्टेड है। तो यानी हमें न्यूमेरिकल में ये समझ में आ गया स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। अब हमें फाइंड करने को क्या कह रहा है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे जरा समझते हैं। मैं इसको बड़े अच्छे ढंग से एक बार सामने, अब क्वेश्चन को जो हमने समझ लिया है हम इसको बना लेते हैं। तो 3 कनेक्टेड इन सीरीज, पहले हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। डन है जी। और 3 कनेक्टेड इन पैरेलल, लो जी हमने इसको कॉम्बिनेशन बना दिया है और एक बैटरी के साथ ये पैरेलली कनेक्टेड है। लो जी, ये हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। 4 ओम ईच, 4 ओम। ध्यान से समझनी है एक एक बात। R1, R2, R3, दिस इज R4, दिस इज R5, दिस इज R6। तो अब अगर हम इनको कॉम्बिनेशन, ये सर्किट अगर आपको समझ में आ गया, मैं मानता हूं बहुत सारे बच्चे अब इस न्यूमेरिकल को करने में बिल्कुल भी झिझकिचाएंगे नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से इस न्यूमेरिकल को कर देंगे। सबसे पहले हम निकाल लेंगे सीरीज।
तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में समझ रखा, R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी मेरे पास कितना आ गया, 12 ओम आ गया। ठीक है जी। उसी प्रकार अगर हम इसको पैरेलली देखें, पैरेलली, तो पैरेलली मेरे पास कितना आ गया, 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R5 प्लस 1 बाय R6। 1 बाय R4 बोले तो 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, तो यहां पे मेरे पास कितना आ गया, एलसीएम 4 आ गया, 1 प्लस 1 यानी 3 बाय 4 हो गया। तो ये 1 बाय आरपी था, तो आरपी कितने के इक्वल आ गया, 4 बाय 3 ओम के इक्वल आ गया, राइट है। अब मेरे पास ये पैरेलल का भी रेजिस्टेंस निकल के आ गया, सीरीज का रेजिस्टेंस भी निकल के आ गया, तो मेरे पास ये सर्किट अब किस प्रकार बन गया है कि ये मेरे पास अब इस प्रकार से नजर आएगा। ठीक है जी, ये मेरे पास आर एस आ गया है जो कितना है 12 ओम, और ये मेरे पास आरपी आ गया है, आरपी कितना आया 4 बाय 3। अब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आया, तो आर इक्विवेलेंट ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है। जब एक दूसरे के पैरेलल में है, मैं अच्छे से इसको लिख देता हूं, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आया, 1 बाय आर एस प्लस 1 बाय आरपी। तो आर इक्विवेलेंट मेरे पास कितना बनेगा, 1 बाय आर इक्विवेलेंट मेरे पास कितना बनेगा, यहाँ पे 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 4 बाय 3, तो ये 3 बाय 4 हो जाएगा यहाँ पे, 1 बाय 12 प्लस 3 बाय 4। अब ये 3 बाय 4 आ गया, अब इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट अगर हम करें, एलसीएम लें, तो एलसीएम कितना आया, मैंने 12 ले लिया है, तो 12 1 प्लस नीचे 3 3 9, तो ये 10 बाय 12, तो 12 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 10 आ गया, तो मेरे पास 1 बाय 2, 1 बाय 2 क्या आ गई है, आर इक्विवेलेंट ओम निकल के आ गई है। तो इस प्रकार हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे कि किस प्रकार कॉम्बिनेशन हमें सर्किट दिया है, सर्किट के बारे में जानेंगे, सर्किट को हम ड्रॉ करेंगे, सर्किट को ड्रॉ करने के बाद हम जानेंगे कि क्या फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं। सबसे पहले हमने सीरीज को लगाया, देन हमने पैरेलल को लगाया, दोनों को इकट्ठा किया, तो उसके बाद मुझे पता लगा कि टोटल सर्किट क्या आ रहा है, यहाँ पे सीरीज और पैरेलल क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है। तो ऑलरेडी उसने सारी चीजें मेंशन की थी, और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर निकल के यहाँ पे आ गया, आर इक्विवेलेंट मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, यहाँ पे राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड, मीथेन एंड प्रोपेन। तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने को कह रहा है। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, जरा उस बात को भी मैं रखना चाहूंगा यहाँ पे कि आपकी गलती क्या होती है पेपर के अंदर, आपसे सिर्फ इसने क्या पूछा है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसके अंदर, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बता रखा है आपको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और जनरल फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले उसने हमें दिया मीथेन, तो मीथेन दिया है, तो आपको अगर आईपैक नोमेनक्लेचर आती है, मिथ का मतलब क्या हुआ, एक कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो मिथ में यानी एक कार्बन है, कार्बन कैसा है, टेट्रा कोवेलेंट है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4। अगर आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूले की फॉर्म में लेके जाओगे तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर फॉर्म में बनेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपसे मॉलिक्यूलर पूछा है तो मॉलिक्यूलर आपने इस प्रकार से फॉर्मूला दिखाना है, कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने। उसी प्रकार अगर हम प्रोपेन बनाए, बड़े इजी है, पेपर में आते हैं, अगर प्रोपेन बनाए, कार्बन कितने, 3, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने आएंगे यहाँ पे, 8। कैसे, अब जरा हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के देखते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आए, 3, टेट्रावेलेंसी हर एक की पूरी होगी, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितने आए, 3। अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें, दोनों एन है, एन बोले तो दोनों के दोनों ग्रुप कौन से हमारे, एल्केन है। अब एल्केन फॉर्मूले की बात करें, एल्केन का जनरल फॉर्मूला हमारा होता है CnH2n+2, यानी मुझे कार्बन कितने दिए, अगर कार्बन मुझे 3 दिए तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 × 3+2, यानी टोटल कितना हो गया, C3H8। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दीज आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। गलती से भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख के मत आ जाना। आपसे जब पूछा गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, आपने उसी चीज का जवाब देना है
कि दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा तो आपसे कंडेंस फॉर्मूला एक प्रकार से पूछ रहे, कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, यानी आपको जनरल फॉर्मूला यूज करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जनरल फॉर्मूला अगर आप लगाते हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं जनरल फॉर्मूला लगाऊं, कार्बन 1 है मेरे पास, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। तो यहाँ पे कार्बन 1 हो गया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 प्लस 2 कितने होते हैं, 4। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन। तो आप जनरल फॉर्मूला यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे। बाय यूजिंग दिस आप कैलकुलेट कर सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आने वाला है। यानी आपने जनरल फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है, जनरल फॉर्मूला यूज करना माय डियर, और कुछ नहीं। चलिए अब बात करें सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन हमें यहाँ पे कह रहा है व्हाई कार्बन कंपाउंड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। व्हाई कार्बन जो होते हैं, कार्बन कार्बन वो क्या बनाते हैं, हम जानते हैं सेल्फ कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड का लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर, ड्यू टू देयर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन और कोवलेंट नेचर की वजह से ये क्या शो करते हैं, कोवलेंट नेचर की वजह से ये शो करते हैं लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक इंटरमोलिकुलर forces of attraction. That's why they have low melting and boiling point. So this is the question which is come very much in the final exam. तो ये क्वेश्चन बड़े नंबर ऑफ टाइम पेपर में आते हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, फिर आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते। अगर आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, फिर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओगे। तो एक एक चीज को अच्छे से आपने करना है, भूलना नहीं है। अब चलते हैं हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ओके बायो से आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। सबसे पहले तो हमें ये जो समझना जरूरी है, सेल्फ पोलिनेशन होता क्या है। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यानी पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाएंगे, पर एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं, उस फ्लावर को हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर। यानी ऐसे फ्लावर जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और जो इसके अलावा दूसरा फ्लावर होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहने का मतलब ये हो गया कि जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे होते हैं, सेम प्लांट पे नहीं होते। यानी मेल और फीमेल अलग अलग हाइट पे या अलग अलग प्लांट के अंदर मिलेंगे, उन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब अगर यहां बात कर रहे हैं हम, मेल और फीमेल की बात हो रही है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर तो ये हो गया आपका, दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या देखने को मिलती है, हमें सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलती है। और आगे उसने पूछा इनमें से किसके अंदर होगा, तो पहला आंसर आता है हमारा मस्टर्ड, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, हिबिस्कस के अंदर भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो दीज प्लांट्स शो सेल्फ पोलिनेशन। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होती है, सेल्फ पोलिनेशन होती है, ये याद रखना। और क्रॉस पोलिनेशन किस में होती है, इसके अलावा दूसरी पोलिनेशन कौन सी है, क्रॉस पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन किस में होती है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में। किसमें होती है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। तो वो एग्जाम्पल कौन से, पपया और वाटरमेलन। तो इसमें एग्जाम्पल कौन सा आ गया, पपया एंड वाटरमेलन। तो एक एक चीज को नोट करते जाना जी। जरूरी नहीं है कि पेपर में आपसे यही पूछ ले कि इनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से, यही पूछा जा सकता है। या ये पूछ ले कि सेल्फ पोलिनेशन किसमें होती है, वो इसमें पूछा हुआ है। यही पूछ सकता है क्रॉस पोलिनेशन इनमें से किसमें होती है। तो एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ ये करते जा रहे हो कि ये सर जो क्वेश्चन पूछा मैंने तो वही याद कर लिया।
इसके अपोजिट क्या क्वेश्चन बन सकता है, मल्टीपल क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट के ऊपर क्या बन सकते हैं कि आपसे यूनिसेक्सुअल पूछ लेगा, या आपसे पूछ लेगा क्रॉस पोलिनेशन इनमें से किसमें होती है, या आपसे पूछ ही रहा है सेल्फ पोलिनेशन किसमें होती है, या आपसे ये पूछ लेगा बाइसेक्सुअल प्लांट्स इसमें कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना कि आप एक ही क्वेश्चन से मल्टीपल चीजें कवर करने की कोशिश करिए। उससे क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट टू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर हम यहाँ पे दो बातें रखें इसमें कि टू रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से, तो आंसर बड़ा इजी सा है। आंसर हमें यहाँ पे कह रहा है कि पूछ रहा है टू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। टू रिप्रोडक्टिव पार्ट एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। तो मेल पार्ट कौन सा है, मेल पार्ट यहाँ पे कौन सा है, एंथर, और फीमेल पार्ट कौन सा है, स्टिग्मा। ठीक है जी। एंथर एंड स्टिग्मा टू रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते क्या है, जहां पे मेल और फीमेल सेम फ्लावर में होते हैं, यानी सेम ही फूल के अंदर फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो चाइना रोज, हिबिस्कस, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, मस्टर्ड, हिबिस्कस के अंदर हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलते हैं। और इन्हीं बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता क्या है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती। चलिए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पाइरोगायरा प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन एंड व्हाई। इन दोनों में से कौन सा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो रीजनरेशन के टाइप से पैदा होता है, बनता है, और क्यों। तो प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन, एवरीबॉडी नो दैट कि प्लेनेरिया के पास ये पावर है कि वो अपने आप को मल्टीपल डिवाइड करके, अगर हम उसको पीसीज में काट दें यहाँ पे, तो एक एक पार्ट जो उसका कटा है पीसीज के अंदर एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देगा। जितने भी पीसेज में हम उसको काटेंगे, क्योंकि उसके पास स्पेशल सेल होती है जो मल्टीपली डिवाइड करते हैं, दे हैव द पावर टू डिवाइड एंड वेयर एज बॉडी जो कट की थी हमने पीसेज के अंदर, ईच पीस कैन ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बाय दिस प्रोसेस नोन एज रीजनरेशन। इट इज अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक प्रकार का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो प्लेनेरिया में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ रहा है यहाँ पे, गिव एन एग्जांपल ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन आल्सो रिप्रोड्यूस बाय द सेम प्रोसेस। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इसी सेम प्रोसेस से पैदा होता है। तो अनदर एग्जांपल जो है वो है हाइड्रा एंड स्टारफिश। तो हाइड्रा और स्टारफिश मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर रीजनरेशन पावर पाई जाती है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया, all these multicellular organisms show regeneration or asexual mode of reproduction। तो चलिए बात करते हैं हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में, तो अगेन बायोलॉजी का क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, और ये क्रॉस बिटवीन वॉयलेट फ्लावर प्लांट एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट ऑब्टेन इन द F1 प्रोजेनी। तो मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। तो अगर हम बात कर रहे हैं मेंडल की, तो कौन सा क्रॉस है यहाँ पे, मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन है ये। तो मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या कहता है यहाँ पे, तो उसने हमें दिया है वॉयलेट फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर। वॉयलेट डोमिनेंट फ्लावर है, तो वॉयलेट हमें पेरेंट्स दे दिए इसने, और जो पेरेंट्स हैं, एक मेरे पास कौन सा है, वॉयलेट, और दूसरा मेरे पास कौन सा है, व्हाइट फ्लावर। ये दो पेरेंट दिए, तो वॉयलेट के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल वी, और व्हाइट के लिए यूज करेंगे स्मॉल वी। तो गैमेट्स क्या आएंगे हमारे पास, यहां पे, यहां से आया कैपिटल वी, और यहां से क्या आएगा हमारे पास, स्मॉल वी। जब हमने इनकी क्रॉसिंग करवाई, तो हमारे पास कैपिटल वी और स्मॉल वी ये आएगा, और ये सारे के सारे कैसे बनेंगे, वॉयलेट बनेंगे इन F1 जनरेशन। तो देयर इज 100% हेट्रोजाइगस वॉयलेट फ्लावर्स होंगे। और यही क्वेश्चन हमसे फर्स्ट में पार्ट में पूछा है कि स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट ऑब्टेन इन द F1 प्रोजेनी। तो F1 प्रोजेनी में हमें 100% हेट्रोजाइगस वॉयलेट फ्लावर देखने को मिलेंगे। दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट। इफ द प्लांट ऑफ F1 प्रोजेनी आर सेल्फ पोलिनेटेड, अगर हम यहाँ पे आगे इनको सेल्फ पोलिनेट कर दे, किसको, जो F1 प्रोजेनी में सेल्फ पोलिनेशन कर दिया, F1 प्रोजेनी में हमें क्या मिले, हेट्रोजाइगस मिले हैं। ऊपर वाले कौन से थे, होमोजाइगस। तो कैपिटल वी स्मॉल वी को क्रॉस करवा रहे हैं कैपिटल वी स्मॉल वी के। तो यहाँ पे दो गैमेट्स मेरे पास यहाँ बन जाएंगे कैपिटल वी स्मॉल वी, और दो गैमेट मेरे पास यहाँ पे आएंगे कैपिटल वी स्मॉल वी।
और क्या पूछ रहा है F1 प्रोजेनी में हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। तो इसके लिए F2 प्रोजेनी के लिए हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, पुनिट स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे डियर, पुनिट स्क्वायर। तो ये मैंने पुनिट स्क्वायर बना दिया है। तो इस प्रकार के बॉक्स बनेंगे। यहां मैंने कैपिटल वी स्मॉल वी लिखा, यहाँ कैपिटल वी स्मॉल वी लिखा। कैपिटल वी को कैपिटल वी से मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल वी यहाँ पे आ गया वॉयलेट, होमोजाइगस वॉयलेट देखने को मिलेंगे। कैपिटल वी स्मॉल वी क्रॉस कराया तो हेट्रोजाइगस वॉयलेट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जब हमने यहाँ पे कैपिटल वी और स्मॉल वी को कराया तो हेट्रोजाइगस वॉयलेट यहाँ भी बनेगा। और यहाँ पे आ गया स्मॉल वी, यानी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक रिसेसिव ट्रेट दैट इज कॉल्ड व्हाइट। तो यहाँ पे मेरे पास फिनोटिपिक रेशियो जो आएगी, फिनोटिपिक रेशियो, तो ऑब्जर्वेशन पूछी है उसने हमसे। तो ऑब्जर्वेशन में हम दोनों रेशियो मेंशन करेंगे फिनोटिपिक और करेंगे जीनोटिपिक। तो वॉयलेट रेशियो, फिनोटिपिक का मतलब उसका कैरेक्टर, वॉयलेट रेशियो व्हाइट। तो वॉयलेट कितने हैं यहाँ पे, सॉरी वॉयलेट यहाँ पे हमारे पास कितने आएंगे, तो वॉयलेट हमारे पास यहाँ पे आ गए 3 और व्हाइट कितने हैं 1। तो वॉयलेट 1 2 3 हमारे पास 3 आ गए और व्हाइट कितने हैं 1, तो 3 रेशियो 1। जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे कितनी होगी, अगर जीनोटिपिक की बात करें तो जीन्स देखेंगे, अ पेयर ऑफ एलिन्स, यानी मेरे पास कैपिटल वी कितने हैं, कैपिटल वी स्मॉल वी कितने हैं, और यहाँ पे स्मॉल वी कितने हैं मेरे पास। तो मैं इसको अच्छे से रेशियो में ही मेंशन कर देता हूं। तो कैपिटल वी रेशियो, कैपिटल वी रेशियो स्मॉल वी, तो 1 रेशियो 2 रेशियो 1, क्योंकि देखिए कैपिटल वी कितने हैं 1, कैपिटल वी स्मॉल वी कितने हैं 2, और स्मॉल वी कितने हैं 1, तो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ आवर सेकंड पार्ट। थर्ड में हमसे क्या पूछ रहा है, इफ 100 प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन F2 प्रोजेनी, अगर 100 प्लांट, यहाँ पे 100 प्लांट्स आपके पास आ गए हैं F2 प्रोजेनी के अंदर, देन हाउ मेनी प्लांट विल शो द रिसेसिव ट्रेट। तो रिसेसिव ट्रेट कितने शो करेंगे, रिसेसिव कौन है व्हाइट, तो हमसे व्हाइट पूछ रहा है उसके पार्ट की। तो इसको निकालने का सीधा सा एक तरीका है 1/4। 1/4 क्यों किया, क्योंकि टोटल कितने हैं 4 है, टोटल कितने हैं 4, और रिसेसिव कितने हैं 1/4 मल्टीप्लाई 100, तो टोटल कितना आ गया 25। कितना आ गया 25 प्लांट्स, कितने प्रोड्यूस होंगे हमारे पास 25 प्लांट्स हमारे पास प्रोड्यूस होंगे। सो दिस इज द टाइप कि हम किस प्रकार इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बड़े इजी क्वेश्चन है, इजी मैं क्यों इस सेंस में कह रहा हूं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अच्छे ढंग से रीड किया है और थोड़ा बहुत समझ रहे हो, तो मैं कहता हूं ये क्वेश्चंस आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़े इजीली आप इन क्वेश्चन को कर जाओगे और फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आप कर जाओगे जी। पर अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरा साल भी नहीं पढ़ा है, अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो और समझ रहे हो कि किस प्रकार हमें ये क्वेश्चन करना है, मैं गारंटी देता हूं कि आप इस क्वेश्चन के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स 100% स्कोर आप करके जाओगे बाय वॉचिंग दिस वीडियो। तो प्लीज मेक इट श्योर कि आपने बेल बटन दबा दिया है, सब्सक्राइब कर लिया इस चैनल को और लाइक करना ना भूलिए। और जो भी आपको डाउट आ रही है कमेंट बॉक्स में आप डालिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझिए। ये क्वेश्चंस ऐसे क्रॉसिंग का क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है, 100% आता है। आप इस क्वेश्चन को छोड़ के बिल्कुल नहीं चल सकते, या तो मोनोहाइब्रिड आएगा या फिर डाइहाइब्रिड आएगा, आएगा जरूर आपके पेपर में। वो आपको किस प्रकार करना है वो मैंने आपको समझा दिया है कि पेरेंट्स, गैमेट्स, F1 सेल्फ पोलिनेशन, F2 जनरेशन, फिनोटिपिक, जीनोटिपिक। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे 100 प्लांट्स है प्रोड्यूस हो रहे हैं टोटल, और आपसे पूछ ले कितने रिसेसिव होंगे 25 और कितने यहाँ पे डोमिनेटिंग होंगे, तो 3/4 हो जाएगा। अगर हमें कह दे कि डोमिनेटिंग कितने होंगे 3/4 मल्टीप्लाई 100, तो 4 से डिवाइड करेंगे 25, तो यहाँ पे 75 प्लांट्स हैं, क्या है डोमिनेटिंग है। तो 75 प्लांट्स डोमिनेटिंग है और 25 प्लांट्स यहाँ पे क्या है आपके रिसेसिव है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आपने रिवाइज करना है। कोई भी डाउट आते हैं यू कैन डिस्कस विद मी, तो आप मेरे साथ इसको डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट।
तो हमें रूल का बारे में बताना है और उसका रूल का नाम बताएंगे, उसकी डेफिनेशंस पूछ रहा है हमसे और क्या कह रहा है यहाँ पे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर आपके पास है, तो ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है। तो ये हमसे क्या कह रहा है कि क्या रूल यहां लगेगा, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहां पे लगेगा, जो हमें क्या बताता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हेल्प इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मोशन ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज एसेंशियल इन इलेक्ट्रिक मोटर। तो कहां यूज होता है, मेनली इलेक्ट्रिक मोटर में ये यूज होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये पक्का याद कर लीजिए, बाय अलाइनिंग लेफ्ट हैंड थंब, फोर फिंगर होती है, मिडिल फिंगर होती है, म्यूचुअली दो, ये थंब हो गया, फोर फिंगर होगी, या फिर हम बात करें यहाँ पे मिडिल फिंगर की, तो दीज ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द फोर फिंगर इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर शो द करंट एंड द थंब पॉइंट टू द फोर्स और मोशन। तो मैं इसको एक ट्रिक आपको याद करा देता हूं। ये ट्रिक क्या है, माफी। माफी बोले तो एम बोले तो मोशन, एफ बोले तो फोर्स, आई बोले तो करंट। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स मोशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम समझे इसको डायग्राम से, तो डायग्राम हमें यहाँ पे क्या कहता है, जरा देखते हैं डायग्राम हमें क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए डायग्राम हमें यहाँ पे क्या समझा रहा है, अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम हमें यहाँ बता रहा है कि देखिए ये जो थंब है, ये थंब हमें किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पे थंब हमें बता रहा है थ्रस्ट और मोशन। तो इसको मैंने एम से डिनोट कर दिया, जो मैंने ट्रिक आपको दी है। और जो ये आपकी फोर फिंगर है, ये फोर फिंगर ये वाली है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दिस इज योर फोर फिंगर और ये तुम्हारा थंब है। थंब तो सबको पता ही है, अंगूठा, ठीक है, ये फोर फिंगर और दिस इज द मिडल फिंगर। पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक चीज यहां समझाई जा रही है आपको, कोई भी कंफ्यूजन आती है यू कैन आस्क मी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हमने एफ से डिनोट किया, दिस इज द करंट आई। करंट क्या है, आई। तो ट्रिक क्या बना दी, एम एफ आई। तो यानी हम क्या मांग रहे, माफी मांग रहे, किससे, लेफ्ट हैंड से। माफी किससे मांगनी है, लेफ्ट हैंड से। तो दिस इज द ट्रिक कि हम यहाँ पे माफी मांगेंगे और माफी मांगेंगे लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से क्या मांगनी है, माफी। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड को, कि थंब हमें क्या बता रहा है, मोशन, थ्रस्ट, ठीक है, यानी डायरेक्शन के बारे में बताएगा। और ये हमें जो फोर फिंगर है, ये हमें किसके बारे में बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और जो हमारी मिडिल फिंगर है, वो हमें किस चीज के बारे में बता रही है, करंट के बारे में। दिस इज द ला, कि आप इस प्रकार इसको याद करोगे कि ये सारी चीजें हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो दिस इज द मोशन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड, एंड दिस इज करंट, वेरी गुड। तो हमें ये तीनों चीज बता रहा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, हमें पता लग रही है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, पेपर में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूं कि ट्रिक भी लेके चलना है स्मार्टली और हार्ड वर्क कर भी चलना है। तो 3-2-1 फॉर्मूला भूलना नहीं है, कि 3 बार आप रीड करोगे क्विकली, 2 टाइम्स आपको उसको दोहराओगे और 1 टाइम आप उसको लिख के जरूर देखोगे, तो आप पेपर में बड़े अच्छे ढंग से सक्सेसफुली इन चीजों को कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, केमिस्ट्री से है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने ड्रॉ करना है, किसका ड्रॉ करना है, बेंजीन का। तो बेंजीन तो सभी जानते होंगे, फिर मैंने क्या आया यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है सबसे पहले, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही चीज है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो हमसे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ड्रॉ स्ट्रक्चर, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। यहां पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। पर हमने किस प्रकार इसको ड्रॉ करना है, हम इस प्रकार से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां कार्बन, ये कार्बन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यस, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहां पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ गए, तो एक एक हाइड्रोजन सबके पास प्रेजेंट है, 1 हाइड्रोजन ईच कार्बन। तो C6H6, अभी हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो हम इस प्रकार बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आपने इस प्रकार बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहा है, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर जो मैं अभी इरेज कर रहा हूं, हम इसको फॉलो करेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, राइट द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। अब यहाँ पे सबके सबके बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, पर हमसे सिंगल और डबल पूछा है।
तो सिंगल बॉन्ड की अगर बात करूं, सिंगल बॉन्ड्स, तो सिंगल बॉन्ड यहां पे किस किस के बीच में जरा काउंट करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में जी, बिल्कुल है जी। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जी, बिल्कुल है जी। तो हमें कार्बन और कार्बन के बीच में कितने सिंगल बॉन्ड नजर आए? एक ये रहा, एक यहां पे है और एक यहां पे। तो मुझे 3 सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। और अगर मैं हाइड्रोजन के साथ बात करूं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिंगल बॉन्ड मुझे यहां पे नजर आए। टोटल सिंगल बॉन्ड मेरे पास कितने हैं? 9 सिंगल बॉन्ड्स हैं। टोटल कितने हैं? 9 सिंगल बॉन्ड। और दूसरा हमसे पूछ रहा है डबल बॉन्ड कितने हैं। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कितने हैं? तो हमसे डबल बॉन्ड पूछ रहा है, तो डबल बॉन्ड मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कितने हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कितने? 1 2 और एक 3। तो 3 डबल बॉन्ड है। तो टोटल डबल बॉन्ड कितने आ गए? 3। तो 9 सिंगल बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एक बेंजीन के अंदर। तो दिस इज द आंसर ऑफ द योर फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है? विच कंपाउंड आर कॉल्ड अल्काइंस? किन्हें अल्काइंस कहा जाता है? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग, कंटेनिंग कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आर कॉल्ड अल्काइंस। क्या कहेंगे? अल्काइन। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइंस इज CnH2n-2। कोई भी एग्जांपल आप अल्काइन का दे सकते हो, ये आपको एक प्रकार की प्रेजेंटेशन में आपकी हेल्प करेगा। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो नाम क्या है इसका? इथाइन। सो दिस इज द आंसर ऑफ ऑल द पार्ट्स आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, तो स्ट्रक्चर नहीं पूछा, पहले मॉलिक्यूलर पूछा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6। एंड देन उसके बाद हमसे पूछा ड्रॉ इट स्ट्रक्चर, तो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, सिंगल और डबल कितने प्रेजेंट है, कोवलेंट बॉन्ड पूछे हैं। एंड देन थर्ड पार्ट पूछा अल्काइंस क्या होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कार्बन कंपाउंड से हमें देखने को मिलते हैं। तो आपने कोई भी चीजें घबरानी नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है और आंसर आपके पास प्रेजेंट होता है, बस आपको एग्जीक्यूट करना है। अगर आपने 100% सही तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया ना, गारंटी आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर अपना ले जाओगे जी। मेन प्रॉब्लम जो बच्चे को अपनी प्रॉब्लम आती है वो होती है एग्जीक्यूशन कैसे करूं। याद करके आया यार मैं, पर मैं एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा, वहां पे अपने आंसर्स ही नहीं निकाल पा रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हमने स्ट्रेस ले लिया। और वो स्ट्रेस अगर हमने ले लिया ना, मैं कहता हूं बहुत ज्यादा दिक्कत दे देगी। और वो स्ट्रेस लेना ही नहीं है, प्रॉपर सोना है, प्रॉपर पढ़ाई करनी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, 3-2-1 फॉर्मूले को भूलना नहीं है। अगर आप ये सारी चीजें कर देते हो तो मैं आपको गारंटी फिर से देता हूं, कह रहा हूं कि आप 100 आउट 100 स्कोर ले जाओगे। तो क्वेश्चन बड़े इजी हैं, मुश्किल एक भी क्वेश्चन नहीं है। मुश्किल उस बच्चे के लिए बन जाती है जो थोड़ा सा भी नहीं पढ़ रहा। अगर आप इस वीडियो को भी सुन भी रहे हो ना, मैं कहता हूं अगर थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आएगी नहीं। और आप ये पाओगे पेपर में, यार इसी प्रकार के तो क्वेश्चन आ गए हैं, यही क्वेश्चन हमसे बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, अच्छे ढंग से करनी है, छोड़ना नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस चीज के बारे में आया है? ओके, बायो से ही है, ठीक है, अवर एनवायरमेंट। तो क्या कहता है जरा, ये क्वेश्चन हमें किस चीज के बारे में बताता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लिस्ट 2 ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। 2 ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स बताने हैं आपने। तो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम की बात करें तो जो इंसान ने बनाए हैं, यानी हमने बनाए हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स की बात कर रहा है यहाँ पे। और सेकंड क्वेश्चन कहता है वी डू नॉट क्लीन अ पॉन्ड इन द सेम मैनर एज वी डू इन एन एक्वेरियम। तो हम एक्वेरियम को, यानी हमें सेकंड में तो उसी का जवाब दे रहा जो ऊपर है। ऊपर एक इकोसिस्टम पूछा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आप अगर सेकंड क्वेश्चन पढ़ोगे यहाँ पे, तो एक नेचुरल इकोसिस्टम और सेकंड आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो सीबीएसई आपको एक प्रकार के हिंट भी दे रहा है, अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग है ना, थोड़ा बहुत पढ़ के गए हो, तो ये क्वेश्चन आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यार एक्वेरियम का एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है और पोन्ड का एक नेचुरल इकोसिस्टम है, तो यहाँ से एक आइडिया मिल रहा है। तो मेरा आधा नंबर तो मिल ही रहा है यार, फ्री का नंबर मिल रहा है। तो हमसे अगले में कह रहे जस्टिफाई करिए स्टेटमेंट को। तो आंसर हमारा क्या आता है यहाँ पे, जरा हम बात करते हैं आंसर की। तो आंसर हमारा हमसे पूछा है कि 2 ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे इकोसिस्टम बता देता हूँ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो सबसे पहला है एक्वेरियम, दूसरा क्रॉप फील्ड, गार्डन
park, dam, these all are artificial और human made ecosystem। तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। तो दीज आर आर्टिफिशियल और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स। तो इनमें से कोई भी दो एग्जांपल आप पिक कर सकते हो। एक तो यही दे रखा है एक्वेरियम, तो ये रहा जी एक्वेरियम, मैंने पहले कहा था हाफ मार्क्स आपको क्रेडिट हो जाएगा सीधा। दूसरा क्रॉप फील्ड, खेत, खेती करते हैं जो लोग, गार्डन, पार्क, डैम, ऑल दीज आर आर्टिफिशियल और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। यू कैन राइट एनी टू, इनमें से कोई भी दो आप लिख सकते हो। दूसरा कहता है वी डू नॉट क्लीन पोन्ड इन द सिस्टम, पहले बता चुका हूं पोन्ड का एक नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है, जो अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, जो नेचुरली मेंटेन रखते हैं बैलेंस को, यानी फूड चेन को मेंटेन रखते हैं। किसको मेंटेन रखते हैं, फूड चेन को, ठीक है, क्योंकि एक भी इफेक्ट हुआ पूरी की पूरी फूड चेन इफेक्ट हो जाएगी। तो दूसरा क्या कहता है कि जो एक्वेरियम है, एक्वेरियम क्या, आर्टिफिशियल और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, इट नीड एन रेगुलर क्लीनिंग मेंटेनेंस बाय ह्यूमन टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव, क्योंकि जो हमने बनाया वहां पे ना प्रोड्यूसर्स है, ना कंज्यूमर्स है, ना डिकम्पोजर्स, तो एनिमल्स जो हमने कोई भी ऑर्गेनिज्म हम उसमें पाल रहे, लाइक फिश एक्वेरियम है, तो फिशेज जो पाल रहे हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी जरूरी है। अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगी, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करनी जरूरी है, क्योंकि वो एक डिब्बे में आपने रख दी है, और डिब्बे में रख दिए जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो तो उनको मिल रहा है, क्योंकि वो नेचुरल है, टोटली फिटेड है, गॉड गिफ्टेड है। पर हमने जो बनाया वो गॉड गिफ्टेड नहीं बनाया, हमने अपने तरीके से बनाया, तो उनको वो सारी चीजें देनी पड़ेगी जो गॉड ने एक नेचुरल इकोसिस्टम को दिया है। तो हमें वो चीज, वो माध्यम बनना पड़ेगा जो नेचुरल इकोसिस्टम के लिए भगवान ने दे रखा है और जो नेचर ने दे रखा है। तो नेचर का जो हम थैंक यू भी नहीं कह सकते, बिकॉज नेचर हमें देती जा रही है, पर हम नेचर को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो मैं यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कहीं भी जाए, नेचर को आपने रिस्पेक्ट देनी है। कभी भी कोई प्लांट या कोई पेड़ ना काटिए, ना तोड़िए, ना उसको मारिए। आप जितना ग्रीनरी को बचाओगे उतना हम इस देश, इस मतलब संसार में, इस अर्थ पे जिंदा रह पाएंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, कंट्रीब्यूट एनी टाइम एनीवेयर इन नेचर। तो नेचर को कंट्रीब्यूट करिए, उसकी साफ सफाई का ध्यान दीजिए, क्योंकि इन चैप्टर्स का मतलब ये नहीं है कि हम मार्क्स के लिए दौड़ रहे हैं। इन चैप्टर्स का मतलब ये भी है कि हम एक सोशल पर्सन बन रहे हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज के तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। जो हमें बहुत कुछ दे रहे हैं बिना कुछ मांगे, तो हमें भी, हमारे भी राइट बनता है कि हम भी उनको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो नेचर में हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और वही चीज हमें लाइफ भी देती है, हम जिंदा उसी की वजह से रहते हैं। तो दिस इज अ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ड्रॉ टू डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो टू हमें कह रहा है, ड्रॉ टू पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। तो हमें क्या बनाना है, हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाने हैं जिसके पास 4 कार्बन एटम है उसके मॉलिक्यूल में। व्हाट आर दीज टू स्ट्रक्चर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन, व्हाट आर द these two structures of hydrocarbon having same molecular formula are called, write the molecular formula and the common name of these। चलो तो स्टेटमेंट तो हमने देख ली, बड़ी इजी सी है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं पहले तो उनको समझे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऐसे कंपाउंड, कार्बन या हाइड्रोकार्बन जिनके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी एल्केन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एल्केन की। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ना हमने, तो CnH2n+2। तो यहां पे हमसे कह रहा है उसके पास क्या है, 4 कार्बन एटम है। अगर यहाँ पे 4 कार्बन एटम है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, n की वैल्यू 4 है, ठीक है, n की वैल्यू 4 है यहाँ पे, तो 2 × 4 + 2, तो ये हो गया C4H10। ओके जी, मेरे पास मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। अब मोलिकुलर फॉर्मूला किसका है, ये 4 कार्बन है तो बुट, और सिंगल बॉन्डेड है बुटेन, तो बुटेन का है। आगे कहता है 2 स्ट्रक्चर बनाता है, चलो जी वो 2 स्ट्रक्चर देखते हैं, हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर।
तो कार्बन 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 कार्बन, पहले चेन बनाइए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, टेट्रावेलेंसी को पूरा करेंगे जो कार्बन की है, तो ये हमने पूरा कर दिया, ये बन गया एन बुटेन। और जब स्ट्रेट चेन होती है, जब स्ट्रेट चेन होती है उसे हम कहते हैं एन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर और बनाते हैं, कार्बन 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 कार्बन, हो गया। ओके, 4 कार्बन थे, 4 बन गए, चलो 5वां नहीं लगा सकते, कार्बन कार्बन कार्बन, तो यहां पे आ गया CH3, यहां पे आ गया 2H CH2, यहां पे आ गया CH3 और यहां पे आ गया एक और H। तो ये बन गया मेरे पास आइसोबुटेन। क्या बना? आइसोबुटेन। और यू कैन से क्या है ये? 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि सेकंड नंबर पे यहां पे एक चेन लगी हुई है और ये स्ट्रेट चेन है, और मैंने यहां पे थोड़ा सा गलती कर दी है, ये लो इसको एक्यूरेट कर देते हैं, टेट्रावेलेंसी पूरी कर, CH3 CH CH3 CH3। तो ये मेरे पास 2 मिथाइल प्रोपेन आ गया यहाँ पे, और दूसरा आ गया मेरे पास, दूसरा नाम इसका कॉमनली नेम है आइसोबुटेन। तो 2 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो 2 स्ट्रक्चर हमने बना दिया। हमसे पूछ रहा है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, लिख दिया जी। आल्सो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इट्स अल्काइन, वो भी करना है। ओके, पर बीच में हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर दीस टू स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर कॉल्ड। इनको कहेंगे क्या? इनको हम बोलेंगे आइसोमर्स। क्या बोलेंगे? आइसोमर। और क्या फिनोमिनन शो कर रहे हैं? फिनोमिनन क्या शो कर रहे हैं? फिनोमिनन शो कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या शो कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहां पे हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो दोनों स्ट्रक्चर बना दिए। ठीक है, और क्या पूछा इसने, हमने वो भी बता दिया, आइसोमर कहेंगे। अब हमसे कह रहा है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉमन नेम, हमने लिख भी दिए। आल्सो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इट्स अल्काइन, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्काइन भी लिखिए। तो अल्काइन बोले तो बुटेन का क्या बना? बुटाइन। क्या बन गया? बुटाइन। तो CH3 CH2 CH, CH तो बनेगा नहीं क्योंकि वैलेंसी पूरी करनी है, तो वैलेंसी पूरी करनी है, तो बुटाइन का हमने सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा, स्ट्रक्चर नहीं बनाना, मॉलिक्यूलर, मैं फिर स्ट्रक्चर बनाने लग गया, तो यही तो गलती होती है पेपर में। तो स्ट्रक्चर नहीं बनाना, हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n-2। तो CnH2n-2 के हिसाब से C4H कितना आ गया? 8 - 6 C2H6, हमारे पास क्या आ गया? C4H6, सॉरी C4H6। तो ये मेरे पास क्या बन गया? बुटाइन। क्या बन गया? बुटाइन। तो बुटाइन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? CnH2n-2। तो CnH2n-2 के हिसाब से 4 × 2 - 2, तो यहां पे 8 - 2 कितना आ गया? 6, और ये कितना हो गया? 4 C4H6। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास आ गया, किसका? बुटाइन का। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आया होगा, और यही चीज मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव लेके आया हूं, सारी चीजें आपको लाइवली समझा रहा हूं, गलती से भी गलती मत करना। कार्बोनेट्स कंपाउंड से इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड क्लास के अंदर, आपको क्वेश्चन को समझना है। इसमें देखिए कितने क्वेश्चन हमसे पूछे गए। अगर हम स्टेटमेंट में वापस आते हैं, सबसे पहले हमसे को दे दिया कि ड्रॉ करिए 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर, पहला। फिर कह रहा है व्हाट आर दीज टू स्ट्रक्चर, ठीक है जी, वो भी बता दी। उनको कहेंगे क्या, वो पूछा है। देन उसके बाद हमें क्या? कॉमन नेम लिखिए इनके, क्या लिखने? कॉमन नेम। फिर कह रहा है हमें राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इट्स अल्काइन। तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन दे दिए जी आपको, 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, एक एक नंबर का हर एक क्वेश्चन बन गया, एक एक पार्ट बन गया। तो आपने अगर एक एक चीज करके आए हो प्रैक्टिस, मैं कहता हूं बड़े इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर जाओगे, और 100 आउट ऑफ 100 अपने इसके फुल मार्क्स अपने ले जाओगे। ठीक है, तो छोड़ के नहीं चलना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ओके, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है बायोलॉजी का, और हर एक बच्चा जानता है यार। हार्मोन्स और जो फंक्शंस है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो पेपर में पक्का आते हैं। पिछले मेरी वीडियोस में मैंने प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात की थी, ठीक है। ह्यूमंस हार्मोन भी आपको पढ़ के जाने, ब्रेन एंड पार्ट उसके फंक्शन भी करके जाने, और ये वाला क्वेश्चन तो पेपर में मोस्टली आता ही आता है, ठीक है। और सबको ये क्वेश्चन आता होगा, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाएगा और ना भूल के जाएगा। हमसे फंक्शन पूछा टेस्टिस का, टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है जी।
मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, वेरी गुड। स्क्रोटम क्या करता है, कीप द टेस्टिस एट अ लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर, -2 डिग्री सेल्सियस कम रखता है ताकि स्पर्म फॉर्मेशन प्रॉपर्ली हो सके। वास डिफरेंस क्या करता है, वास डिफरेंस ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरिथ्रा, तो टेस्टिस से यूरिथ्रा तक क्या लेके जाता है, स्पर्म को लेके जाता है, कैरी करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, एक मिल्की फ्लूइड सिक्रीट करती है जो क्या करती है, स्पर्म को नरिशमेंट और उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। तो स्पर्म को जो नरिशमेंट या एनर्जी मिलती है वो एक मिल्की फ्लूइड से मिलती है। तो मिल्की फ्लूइड सिक्रीट कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड करती है, ठीक है। वास डिफरेंस क्या कर रही है, कैरी करती है स्पर्म को टेस्टिस से यूरिथ्रा तक। स्क्रोटम क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करता है, क्योंकि स्क्रोटम क्या, फोल्डिंग ऑफ द स्किन। तो एक पाउच है, ठीक है, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, तो फोल्डिंग होती है स्किन की। वो जो फोल्डिंग है स्किन की वो टेम्परेचर को लो रखती है, ताकि बॉडी टेम्परेचर से लो रखती है, -2 डिग्री लो रखती है, ताकि स्पर्म की फॉर्मेशन प्रॉपर्ली हो सके। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो स्पर्म नहीं फॉर्म होंगे, जिससे इनफर्टिलिटी हो जाएगी, ठीक है। टेस्टिस, स्पर्म और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करता है। तो दिस ऑल आर द थिंग्स which you have to be revised in your during your final exam preparation। तो ये सब आपको रिवाइज करने हैं। तो एंड लास्ट मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा फॉर योर पेशेंस एंड फॉर द कैपेबिलिटी, जो आपने इतना सारी चीजें आपने सीखी, याद की, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, भूलना नहीं है किसी चीज को, प्रैक्टिस करना। जो रूल मैंने आपको सिखाया है 3, 2, 1 वो फॉलो करना है 3 बार, ठीक है। 3 बार आपने क्विकली रीड करना है, 2 टाइम्स आपने मन में रिवाइज करना है और 1 टाइम आपने राइट डाउन करना है। जो भी आपको पॉइंट्स याद हुए उनको लिख के देखना है। वो आपके आईक्यू पे डिपेंड है कि कितना आपने इसको याद किया, कितना आपने इसको ग्रैब किया और कितना आपका दिमाग याद रख सकता है। वो सारी चीजें आपको स्पेस से पता लग जाएगी। तो इसी के साथ मैं आप सबको से अब अलविदा लेना चाहूंगा और मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। और कुछ और क्वेश्चंस हम बोर्ड क्लास के लेके आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, और डिस्कस करेंगे और एक एक चीज को समझेंगे। और इस टाइम को हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जितना ज्यादा हम इस समय हार्ड वर्क कर सकते हैं वही हमें पे करेगा। जितना मर्जी आपने पूरे साल कुछ भी ना पढ़ा हो और आप इस समय एक एक चीज को अगर पढ़ रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर बिल्कुल अच्छे से ले जा सकते हो। तो जाने से पहले, अलविदा लेने से पहले, तो मैं आप सबको कहूंगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मास्टर जी क्लासेस भूलिएगा मत, मास्टर बनना है और इस क्लास को छोड़ना नहीं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।